बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 17 सेकंड ईयर की फिजिक्स फेडरल और केपीके का कोर्स है और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड के सम कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म अप होता है, उसको फॉरवर्ड बायस कैसे करते हैं, रिवर्स बायस कैसे करते हैं। आज हम थोड़ी सी मजीद इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो पीएन जंक्शन के हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे पीएन जंक्शन डायोड की एप्लीकेशंस की तरफ। तो स्कीम ऑफ लेक्चर आज कुछ यूं होना है। ये सब टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं: न्यू वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ड्रिफ्ट of minority charge carriers, reverse saturation current, avalanche effect, Zener effect और difference between Zener breakdown and avalanche breakdown। न्यू वोल्टेज डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग पीएन जंक्शन डायोड की पढ़ ली है, किस तरह से फॉरवर्ड बायस होता है जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड और किस तरह से रिवर्स बायस होता है। तो ये अगर आपके पास फर्ज करें एक डायोड हो आपके पास और इसको आपने कनेक्ट अप किया हुआ है एक बैटरी के साथ, तो किस तरीके से ये फॉरवर्ड बायस होगा। नेगेटिव टर्मिनल आप एन रीजन के साथ, यानी इसका जो कैथोड है और ये पी रीजन एनोड है, इसके साथ नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप मटेरियल के साथ कनेक्ट अप करेंगे, यानी कैथोड के साथ कनेक्ट करेंगे, और पी टाइप मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। फर्ज करें आपके पास यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है या कोई लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी लगी हुई है, कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगी हुई है जो ऑन हो सकती है, और आपने बैटरी के साथ इसको यूं कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे स्विच भी बना लेते हैं। जब आप इसको ऑन करते हैं तो अगर ये 12 वोल्ट की आपके पास बैटरी हो, तो जब ये सर्किट को आप ऑन करेंगे तो ये चूंकि ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, डायोड जो है फॉरवर्ड बायस हो रहा है, तो इसलिए करंट को कंडक्ट करता है। अगर आप यहाँ पे मीटर लगा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे 12 माइनस 0.7, यानी ये कुछ बनेगा 11.3 वोल्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 0.7 वोल्ट यहाँ से कि जो सप्लाई की वोल्टेजेस है वो यहाँ से माइनस हो जाएंगे। वो आपको अगर आप मीटर कनेक्ट करें इस डायोड के क्रॉस तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो 0.7 के नीचे अगर आपकी सप्लाई वेरिएबल हो और आप इसको वेरी कर रहे हैं, 0 से बढ़ा के 12 वोल्ट पे लेकर जाएं, तो 0.7 वोल्ट तक ये कोई कंडक्शन नहीं होगी, बल्ब ऑन नहीं होगा, लेकिन 0.7 के बाद कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगर वोल्टेज जितना बढ़ाते जाएंगे सारे वोल्टेज इसके क्रॉस आते जाएंगे, करंट बढ़ता जाएगा, बट डायोड के क्रॉस 0.7 वोल्ट ही रहेंगे। तो ये वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे जाके डायोड कंडक्शन स्टार्ट करता है फॉरवर्ड बायस में, तो उसको नी वोल्टेज कहते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, कट एंड वोल्टेज कहते हैं, डिफरेंट इसके नाम हैं। आप देखें यहाँ से अगर आप वेरी कर रहे हैं, जीरो से वोल्टेजेस बढ़ा रहे हैं तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, लेकिन एग्जैक्टली जब नी वोल्टेज पे पहुंचेंगे जो कि 0.7 है सिलिकॉन के केस में, तो उसके बाद आप जितने भी वोल्टेज बढ़ा दें डायोड के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होंगे, अलबत्ता उसका करंट जो है आईडी जो करंट है डायोड का बढ़ना शुरू हो जाएगा, ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा। तो वो वोल्टेजेस जिसके ऊपर डायोड ऑन होता है, ये नी वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या कट इन वोल्टेजेस कहलाते हैं। और सिलिकॉन के केस में इसकी वैल्यू है 0.7। अगर सिलिकॉन का डायोड हो तो 0.7, जर्मेनियम का हो तो 0.2 वोल्ट। तो ये हमेशा डायोड के अक्रॉस आपको मिलेंगे फॉरवर्ड बायस में। डेफिनेशन इसकी इस तरह से लिख सकते हैं: द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच द फ्लो ऑफ करंट ड्यूरिंग द पीएन जंक्शन बिगिंस इंक्रीजिंग quickly is known as knee voltage. This voltage is also known as cut-in voltage या threshold voltages। अगर आपने फर्ज करें डायोड को लगाया, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस की बात करने जा रहे हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस क्या होते हैं? अगर आपने डायोड को रिवर्स बायस में लगाया हुआ है, इस तरह के डायोड का जो कैथोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये बीच में एक लैंप लगा हुआ है, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एनोड के साथ कनेक्ट है, तो कोई भी करंट इससे फ्लो होने वाला नहीं है। अगर आप इसको
अगर वेरिएबल आपके पास पावर सप्लाई है इस तरह के, आप इसको वेरी कर सकते हैं, तो आप इसको बढ़ाते रहेंगे, लेकिन ये बल्ब ऑन, लाइट ऑन नहीं होगी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा जब वोल्टेजेस बढ़ा देंगे, एक ख़ास रेंज आएगी कि रिवर्स डायरेक्शन में भी ये ऑन हो जाएगा, ये डायोड जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लाइट आपको ऑन मिलेगी, यहाँ से लाइट आपको आना शुरू हो जाएगी। तो वो वोल्टेजेस जिसमें रिवर्स पोलैरिटी में अगर हम डायोड को नॉर्मली कनेक्ट करते हैं तो वो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन ख़ास वोल्टेजेस जिसके ऊपर जंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है और रिवर्स पोलैरिटी में, रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट जो है कंडक्ट करना शुरू करता है, ड्रास्टिकली यहाँ पे करंट इंक्रीज हो जाता है, इसको कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो वोल्टेज के बढ़ाने से करंट कंडक्ट नहीं होता, लेकिन इस वोल्टेजेस पे आकर जो कि ब्रेकडाउन वोल्टेजेस कहलाते हैं, तो इस पे आकर ड्रास्टिकली करंट जो है इंक्रीज हो जाता है। तो इसको कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस। तो फॉरवर्ड बायस में अगर हम वोल्टेजेस बढ़ाते हैं तो 0.7 पे जाकर कंडक्शन स्टार्ट हो जाती है और करंट इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन रिवर्स में हमें पीक रिवर्स वोल्टेजेस या रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस से कम देना होते हैं ताकि जंक्शन डिस्ट्रॉय ना हो सके। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस की क्या रीज़न है, इसमें दो इफेक्ट हैं, एक एवलांच इफेक्ट है और एक जीनर इफेक्ट है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से करंट जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है रिवर्स डायरेक्शन में या रिवर्स बायस में। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस को पीक इनवर्स वोल्टेजेस PIV भी कहते हैं या पीक रिवर्स वोल्टेजेस PRV भी कहते हैं। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेजेस आर पीक रिवर्स वोल्टेजेस रेफर टू मैक्सिमम वोल्टेजेस a diode or other device can withstand in the reverse bias direction before breakdown. Also may be called reverse breakdown voltages. स्टूडेंट्स, किसी भी डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में इस्तेमाल करते हैं तो उससे करंट तब तक फ्लो नहीं होता जब तक कि रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस को हम क्रॉस ना कर दें। और हम जैसे ही रिवर्स पोलैरिटी में, रिवर्स बायस में डायोड को हम लगाते हैं, बैटरी के साथ तो कनेक्ट अप करते हैं, तो उसकी डिप्लेशन लेयर में इजाफा हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 3 रीजन बन जाते हैं, 2 न्यूट्रल रीजन और एक हमारे पास जो है आयनाइज्ड रीजन बन जाता है। ये वाला भी न्यूट्रल रीजन है, इसके अंदर चार्ज बराबर है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये सेंटर में जो पोर्शन है इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस मौजूद हैं। यहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इसको क्रॉस नहीं कर सकते। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। इधर से इलेक्ट्रॉन जो है, अगर यूं करते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होंगे तो वो यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे इस बैरियर को, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो मेजॉरिटी कैरियर का करंट, मेजॉरिटी कैरियर का जो पाथ है वो इस तरह से बन रहा है, यूं ऐसे। तो ये इनके लिए मुश्किल है। आप यहाँ इस रीजन को गौर से देखें, ये एन टाइप रीजन है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पे मौजूद हैं। ये डिप्लेशन रीजन को क्रॉस क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का इनको इस तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, लिहाजा करंट जो है डिप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगा, जंक्शन के थ्रू करंट कंडक्ट नहीं हो पाएगा ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और अगर आप इस तरफ देखें तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे होल्स हैं, तो होल्स भी बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हैं, तो ये वापस इस तरफ आ जाएंगे और मोरओवर ये आगे पोटेंशियल बैरियर इसका मौजूद है। अब आप देखें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं और यहाँ पे होल्स हैं जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। डिप्लेशन रीजन जो है इनके लिए एग्जैक्ट सही पाथ प्रोवाइड कर रहा है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसको क्रॉस करके यहाँ से आगे जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ सकते हैं और यहाँ से होल्स जो है वो जंप करके यहाँ पे आ सकते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पे करंट हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, लेकिन जितने ही होल शिफ्ट होंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे। अगर इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट करंट, आई ड्रिफ्ट। तो अगर आई ड्रिफ्ट में लिखना चाहें हम तो ये लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, आई ई प्लस आई एच, होल के और
इलेक्ट्रॉन्स के करंट के बराबर के सम के बराबर होगा। यानी जितने होल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स उधर जाएंगे इतने होल्स इधर जाएंगे। सिंपली इसको यूं समझ लें कि जब आपने किसी भी डायोड को रिवर्स बायस किया हुआ है तो उसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई भी करंट नहीं होता, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, स्मॉल अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मौजूद होते हैं जिनकी वजह से स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट रहता है। ये लीकेज करंट भी आप कह सकते हैं इनको रिवर्स सैचुरेशन करंट भी आप कह सकते हैं। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है ड्रिफ्ट ऑफ मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसको आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रिवर्स सैचुरेशन करंट इज द पार्ट ऑफ रिवर्स करंट in a semiconductor diode which is caused by diffusion of minority carriers from neutral regions to depletion region. Neutral regions to depletion region, क्योंकि हमने पहले बताया था कि न्यूट्रल रीजन यहाँ पे 2 हैं और डिप्लेशन रीजन 1 है। जब रिवर्स बायस में आपने डायोड को अप्लाई किया हुआ है तो ये एन टाइप, ये जंक्शन है और ये एन टाइप और ये पी टाइप मटेरियल है और ये बीच में जंक्शन है, और ये जो नया रीजन जो बना है ये है डिप्लेशन रीजन। यहाँ पे आयंस मौजूद हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयन है और एक तरफ नेगेटिव आयंस मौजूद हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे एक डिप्लेशन रीजन बना रहे हैं। जबकि ये न्यूट्रल रीजन है, ये भी न्यूट्रल रीजन है। यहाँ पे होल्स होंगे जो इसको न्यूट्रल रीजन से शिफ्ट हो जाएंगे इसके अंदर डिप्लेशन रीजन के अंदर, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो न्यूट्रल रीजन से यानी पी टाइप मटेरियल से शिफ्ट होंगे डिप्लेशन रीजन के अंदर। तो इनकी शिफ्टिंग की वजह से जो करंट होगा उसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। अगर हम ग्राफ को देखें तो फॉरवर्ड बायस में आप देखें यहाँ से आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। रिवर्स बायस में अगर आपने रिवर्स कर दिया है पोलैरिटी को डायोड के अक्रॉस तो माइनर सा करंट फ्लो होता है, और ये माइनर सा करंट क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। तो ये माइक्रो एम्पेयर्स में होता है, लेकिन ब्रेक डाउन पे जाके ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है और ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है, ह्यूज अमाउंट फ्लो हो जाती है। और नॉर्मल डायोड को कभी भी हमने पीक रिवर्स वोल्टेजेस नहीं देने होते हैं, क्योंकि इस करंट को हमने रिवर्स डायरेक्शन में कभी भी बढ़ाना नहीं होता अगर डायोड नॉर्मल हो। इन केस के ख़ास डायोड जो कि जीनर डायोड कहलाते हैं, इनमें आगे हम बात करेंगे, तो वो इसी पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते, वो उनका ये नॉर्मल फंक्शन होता है। बट नॉर्मल डायोड जो है रेक्टिफिकेशन के लिए यूज़ होता है, उसको हमने पीक रिवर्स वोल्टेजेस से नीचे नीचे ऑपरेट करना होता है ताकि रिवर्स करंट जो है वो इतना ही रहे, माइक्रो एम्पेयर्स में मैग्नेटिक कैरियर्स की वजह से जो है वो इंक्रीज ना करे। स्टूडेंट्स, अगर हम किसी भी डायोड को रिवर्स बायस करते हैं और उसके वोल्टेजेस हम बढ़ाते जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि हम उसका ब्रेकडाउन वोल्टेजेस का जो लेवल है, वो थ्रेशोल्ड है, वो क्रॉस कर जाते हैं और डायोड के थ्रू रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट बढ़ जाता है। तो नॉर्मल डायोड हो तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद वो फंक्शन करना ख़त्म कर देता है, उसका डायोड का एक्शन बंद हो जाता है। तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट का ड्रास्टिकली इंक्रीज होने की 2 वजूहतें हैं। एक को कहते हैं एवलांच इफेक्ट और दूसरे को कहते हैं जीनर इफेक्ट। जीनर इफेक्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं एवलांच इफेक्ट क्या है। स्टूडेंट्स, एवलांच बर्फानी तूफान को कहते हैं। बर्फ़ का जो है पहाड़ी इलाकों से बड़ी जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वहाँ पे जो बर्फ़ पड़ी होती है तो बर्फ़ सिरकना शुरू हो जाती है और वो एक तूफान बन जाता है, बड़ा तबाहकुन किस्म का, उसको एवलांच कहते हैं। आप इसको अगर आप समझ लें तो आपको डायोड के रिगार्डिंग जो एवलांच है, एवलांच इफेक्ट है, उसकी भी आना शुरू हो जाएगी, समझ आ जाएगी उसकी कि बर्फ़ का जो एवलांच है वो कैसे बनता है। बर्फ़ जो है जमा होना जो शुरू होती है, जब पहाड़ी के ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है तो वो थोड़ी सी सिरकती है, यानी थोड़ी सी अमाउंट ऑफ जो है उसकी स्नो की जो है सिरक जाती है, लेकिन जैसे वो पहाड़ी से सिरक कर नीचे आती है तो मज़ीद बर्फ़ सिरकना उसके साथ शुरू हो जाती है, शामिल होना शुरू हो जाती है, और उसकी वेलोसिटी नीचे आते हुए उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती रहती है। जैसे वो नीचे आती है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होती है, उसकी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और मज़ीद वो बर्फ़ अपने साथ लपेटती हुई जाती है। यानी अगर समझें कि अगर माउंटेन्स पे स्नोफॉल देखी हो तो अगर छोटा सा बर्फ़ का गोला बना दे और उसको लुढ़काना शुरू कर दें तो वो जो बर्फ़ का जो गोल सा होगा, बॉल सा होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा नीचे तक वो बढ़ता ही रहता है, अपने साथ वो मज़ीद बर्फ़ लपेटते हुए जाता है। तो इसी तरह एवलांच बनता है कि यानी थोड़ी सी बर्फ़
टॉप के ऊपर जब से रखती है तो नीचे आते हुए वो अपने साथ मज़ीद बर्फ़ को शामिल करना शुरू करती है और वो एक तबाहकुन किस्म का तूफ़ान बन जाता है जिसको एवलांच कहते हैं। डायोड के सेंस में ये ड्रास्टिकल इंक्रीज इन द रिवर्स डायरेक्शन जो करंट की है ये एवलांच इफेक्ट के तहत ही होती है। होता असल में ये है कि जब आप किसी भी डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो उसमें एक डिप्लेशन लेयर जो है उसकी नॉर्मल जो डिप्लेशन लेयर है उससे वो बढ़ जाती है, उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाती है। इससे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इस डिप्लेशन लेयर को क्रॉस नहीं कर पाते, लेकिन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं क्रॉस कर पाते लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो आराम से क्रॉस कर जाते हैं। अगर आप जैसे ही वोल्टेजेस, ये अगर एन टाइप मटेरियल हो, ये पी टाइप मटेरियल हो, तो आपने यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट अप किया हुआ है, तो आप जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो ये डिप्लेशन लेयर बढ़ती जाती है और इतना ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ यहाँ से शूट कर सकते हैं। आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स ब्लॉक हो जाएंगे, वो नहीं क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ से मज़ीद जो है काइनेटिक एनर्जी के साथ इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे और जब इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे, यहाँ से क्रॉस करते हुए वो कोलाइड करेंगे विद सिलिकॉन एटम। जब वो सिलिकॉन एटम के साथ कोलाइड करेंगे तो एक खास वोल्टेजेस पे जाकर रिवर्स डायरेक्शन में खास वोल्टेजेस पे जाके इतनी उनकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे, सिलिकॉन एटम में से मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करेंगे। यानी एक समझ लें कि ये एक सिलिकॉन एटम है, ये एक सिलिकॉन एटम है और इस पे एक माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन जो था वो यहाँ से बड़ी स्पीड से गुजर रहा था, तो उसने इसको टकराया। इसको टकराने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया। तो इसको कहते हैं इम्पैक्ट आयनाइजेशन। इस प्रोसेस को इम्पैक्ट आयनाइजेशन भी कहते हैं। इसको कहाँ लिखें इम्पैक्ट आयनाइजेशन। तो इम्पैक्ट आयनाइजेशन के तहत यानी जो इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन कर लेता है कि वो यहाँ से एटम से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो है उसको नॉकआउट कर देता है, और जब नॉकआउट कर देता है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 2 हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन आगे मजीद 2 इलेक्ट्रॉन को जब स्ट्राइक करेंगे तो उनसे 2 इलेक्ट्रॉन और नॉकआउट करा देंगे, तो अगली दफ़ा जो है 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 ये वाले और 2 जो यहाँ से नॉकआउट होंगे वो। तो अब 4 एटम्स से मजीद टकराएंगे ये, और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नॉकआउट होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन ये वाले जो है जो पहले से आ रहे हैं वो होंगे, तो 8 हो जाएंगे। अगली दफ़ा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और ड्रास्टिकल इंक्रीज आ जाता है करंट के अंदर रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये इस इफेक्ट को एवलांच कहते हैं। यानी शुरू से ये इलेक्ट्रॉन एक था तो इसने मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ शामिल करना शुरू कर दिए और हर इलेक्ट्रॉन मज़ीद इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करा देता है। तो इस तरह से जब वो जंक्शन क्रॉस करते हैं तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट बन जाती है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं एवलांच इफेक्ट। और एवलांच इफेक्ट जो है उसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है रीजन का, डिप्लेशन रीजन का जो ब्रेकडाउन होता है, इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। इसको कहते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। आपने एक तो ये समझना है कि एवलांच ब्रेकडाउन क्यों होता है। इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से होता है। जंक्शन डिप्लेशन लेयर के थ्रू जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ शिफ्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करते हैं। एक ये रीज़न आपके जहन में होनी चाहिए। एवलांच का कंसेप्ट जो है बर्फ़ वाला, उसको आप समझ लें। दूसरी बात ये कि टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है एवलांच ब्रेकडाउन के ऊपर, तो इसको समझना भी मुश्किल नहीं है। आप समझें कि ये एटम्स हैं, 2 एटम हैं सिलिकॉन के, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से इसको टकरा रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आ रहा है इसको टकराने के लिए। लेकिन जैसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं जी, टेम्परेचर ये क्या हो गया? टेम्परेचर बढ़ गया। अभी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। इसकी सिलिकॉन के एटम है उनकी वाइब्रेशन या उनका एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके टकराने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। अब आपको इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा वोल्टेज चाहिए। जो मिसाल के तौर पर अगर
एक 20 वोल्ट पे एवलांच ब्रेकडाउन हो रहा था, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो हो सकता है वो अब वो ब्रेकडाउन किस वोल्टेज पे हो, 25 वोल्ट पे हो जाए। तो एवलांच ब्रेकडाउन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यानी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेजेस बढ़ते हैं टेम्परेचर के साथ। तो दूसरी बात ये कि एवलांच ब्रेकडाउन जो है मोर देन 8 वोल्ट जो है उसके ऊपर होता है, यानी कितने वोल्टेजेस होंगे, 8 वोल्ट से ज़्यादा होंगे तो तब एवलांच ब्रेकडाउन हो सकता है। अब 8 वोल्ट से ज़्यादा कितने होंगे कि हर डायोड की जो है उसकी स्पेसिफिकेशन में होगा कि इसका एवलांच ब्रेकडाउन कितने वोल्ट पे होता है, लेकिन ये 8 वोल्ट से ज़्यादा ही होगा। 8 वोल्ट से नीचे एवलांच ब्रेकडाउन नहीं होता। इससे ऊपर कितना हो सकता है ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर डायोड के ऊपर। स्टूडेंट्स, आपके पास अगर फ़र्ज़ करें एक पर्टिकुलर डायोड है और आप इस डायोड को रिवर्स बायस में यूज़ करना चाहते हैं। रिवर्स बायस इस तरह के ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ आपने कनेक्ट कर दिया है। आप इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये 3 वोल्ट, सपोज कि 3 वोल्ट इसको मैं रिवर्स में कंडक्ट कराऊं, रिवर्स में 3 वोल्ट इसको दूं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, यानी इससे ये ब्रेकडाउन में आ जाना चाहिए, इसके थ्रू करंट फ्लो हो जाना चाहिए। फॉरवर्ड बायस में नॉर्मल इसका वो नॉर्मल हो और रिवर्स बायस में ये 3 वोल्ट हो, जबकि नॉर्मली जो एवलांच इफेक्ट है उसमें तो 8 वोल्ट से ज़्यादा की आपके पास आ जाती है ब्रेकडाउन। 8 वोल्ट से ज़्यादा अगर हो तो तब ब्रेकडाउन होता है। तो लेकिन हम चाहते हैं कि ये 3 वोल्ट के ऊपर जो है ब्रेकडाउन हो जाए इसका। तो इसके लिए पर्टिकुलर डायोड्स बनाए जाते हैं कि जो 8 वोल्ट से नीचे भी ब्रेकडाउन अचीव कर लें। तो उनमें जो इफेक्ट यूज़ होता है उसको जीनर इफेक्ट कहते हैं, और इस तरह के जो डायोड हैं उनको जीनर डायोड कहते हैं। तो जीनर डायोड जो हैं हमेशा वो यूज़ होते हैं रिवर्स पोलैरिटी में, और इनका सिंबल इस तरह से होता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज़ होते हैं। तो जीनर डायोड के अंदर दोनों काम हो रहे होते हैं। रिवर्स बेस में एवलांच ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है और जीनर ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है। जीनर डायोड्स वो डायोड्स हैं जो रिवर्स पोलैरिटी में यूज़ होते हैं, और मोर देन 6 वोल्ट या 8 वोल्ट अगर आपने जीनर डायोड हो तो वो किस रीजन में ऑपरेट होता है, वो एवलांच इफेक्ट या एवलांच ब्रेकडाउन उसके अंदर हो रहा है। जबकि अगर वो हो 6 वोल्ट से 8 वोल्ट से कम में आपको डायोड चाहिए, जीनर डायोड, तो उसमें जीनर इफेक्ट का प्रोसेस हो रहा होता है और जीनर ब्रेकडाउन और उसके अंदर पाया जाता है। नॉर्मल डायोड को हम रिवर्स में यूज़ नहीं करते, हम उसको ब्रेकडाउन से बचाते हैं। बट जीनर डायोड ऐसा पर्टिकुलर डायोड होता है कि जिसको हम लगाते ही रिवर्स पोलैरिटी में वोल्टेज रेगुलेशन को अचीव करने के लिए। हमें ख़ास वोल्टेज अगर आउटपुट पे चाहिए तो हम उसके साथ पैरेलल में रिवर्स डायरेक्शन में जीनर अप्लाई कर देते हैं, जो कि उससे ज़्यादा डिज़ायर्ड वोल्टेज से ज़्यादा जो वोल्टेजेस हों तो जीनर के थ्रू निकल जाते हैं, करंट उससे फ्लो हो जाता है और जीनर के क्रॉस उतने ही वोल्टेज आते हैं जितने हमें चाहिए होते हैं। जीनर डायोड आपके पास हो सकता है 3 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट और इवन 250 वोल्ट का भी जीनर डायोड होता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम सिर्फ इस रीजन में है कि जो कि 8 वोल्ट हमने आपकी बुक में 8 वोल्ट लिखा हुआ है, इस डायग्राम में 6 वोल्ट लिखा हुआ है, बट इसको 8 वोल्ट ही समझ लें। प्रॉब्लम यह है कि 8 वोल्ट से नीचे एवलांच इफेक्ट नहीं होगा। तो 8 वोल्ट से नीचे के लिए जीनर इफेक्ट होगा। तो जीनर इफेक्ट को इसलिए समझना ज़रूरी है। जीनर इफेक्ट क्या होता है? जीनर इफेक्ट कहते हैं जीनर ब्रेकडाउन हो रहा होता है, जिसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में करंट इंक्रीज होता है। जीनर डायोड में इसी तरह यूज़ होता है एन टाइप और पी टाइप मटेरियल यूज़ होते हैं। उनकी डोपिंग की जाती है पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज के साथ पी टाइप मटेरियल बनते हैं, और एन टाइप मटेरियल उनको ज्वाइन किया जाता है तो ये पी एन जंक्शन बन जाता है। बट ये हाईली डोप्ड होते हैं। पी टाइप मटेरियल हाईली डोप्ड होगा, एन टाइप मटेरियल दोनों हाईली डोप्ड मटेरियल्स होंगे, जिसकी वजह से जैसे ही जंक्शन जब बनता है तो नॉर्मल डायोड से ज़्यादा थिन जो है आपको यहाँ पे डिप्लेशन रीजन मिलेगा।
तो डिप्लेशन रीजन इसका क्या होता है, थिन होता है नॉर्मल डायोड की एज कम्पेयर टू नॉर्मल डायोड, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ई फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होता है यहाँ पे। नॉर्मल अगर आप इसको फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस में आर्म डायोड की तरह ऐड करता है, कोई मसला नहीं है। 0.6 या 0.7 पे जाके ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है और करंट फ्लो कराना शुरू कर देता है। लेकिन रिवर्स में जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसकी डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एड अप हो जाता है। लेकिन ये नॉर्मल डायोड से इसकी डिप्लेशन लेयर रिवर्स में भी कम होती है, तो थिन डिप्लेशन लेयर है, लेकिन इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन वीबी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हो जाते हैं, शूट आउट हो जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होकर शूट आउट होकर नेगेटिव जो एन टाइप मटेरियल उसके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये अगर पी टाइप मटेरियल उसका कंडक्शन इसका वैलेंस बैंड है, ये एन टाइप मटेरियल का कंडक्शन बैंड सीबी कंडक्शन बैंड है। तो थिन डिप्लेशन लेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ से इसके अंदर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके इसके कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज कर जाता है, जिस तरह के एवलांच इफेक्ट में हो रहा होता था। तो इसी तरह यहाँ से भी करंट जो है वो बढ़ जाता है इस वोल्टेजेस जीनर इफेक्ट के तहत, जीनर वोल्टेजेस पे जाके। जीनर इफेक्ट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन रिवर्स बाय सडन इंक्रीज इन द करंट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप मटेरियल टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप मटेरियल बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन थिन रीजन। स्मॉल रीजन होता है, थिन रीजन होता है डिप्लेशन लेयर का, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और रिवर्स बायस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वहाँ से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के अंदर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं और जिस तरह से ड्रास्टिकल इंक्रीज़ होता है करंट का एवलांच इफेक्ट में, ऐसे ही यहाँ भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो बहरहाल इसको जीनर इफेक्ट कहते हैं और इसकी वजह से जो ब्रेकडाउन होता है इसको जीनर ब्रेकडाउन कहते हैं। एवलांच इफेक्ट में यही काम इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से हो रहा होता है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, हमने पहले उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, हम आगे डिफरेंस के अंदर लिख देंगे। जीनर इफेक्ट क्या है इसकी समझ आपको आ गई। अब ये देखते हैं कि जीनर इफेक्ट कहाँ होगा, ये पहले डिस्कस हो चुका है। ये 8 वोल्ट से नीचे होगा, यानी जब सप्लाई के वोल्टेजेस जो हैं वो क्या हों, लेस देन 8 वोल्ट हों, तो क्या होगा जीनर इफेक्ट। एक ही डायोड हो, अगर उसमें वोल्टेजेस बल्कि 2 डायोड डिफरेंट डायोड्स हैं, एक में एक जीनर डायोड है जो कि 3 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है और एक 10 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट हो रहा है। तो दोनों रिवर्स डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट करते हैं, लेकिन ये वाला जो है जीनर इफेक्ट के तहत ऑपरेट हो रहा है और ये वाला एवलांच इफेक्ट के तहत ऑपरेट हो रहा है। दूसरी बात, टेम्परेचर का इसके साथ क्या रिलेशन है, टेम्परेचर के साथ क्या जीनर के जो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं, जीनर ब्रेकडाउन वो बढ़ेगा या कम होगा। तो उसका जवाब है कि जीनर डायोड का जो टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन है वो नेगेटिव है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से इसके वोल्टेजेस कम हो जाते हैं, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन जो है वो बढ़ रहा था टेम्परेचर के साथ। उसकी रीज़न क्या है देखें। जीनर जो इफेक्ट होता है वो उसमें उसकी रीज़न ये होती है कि स्मॉल डिप्लेशन लेयर होती है, उसकी थिकनेस जो है डिप्लेशन लेयर की कम है, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर मौजूद होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट हो जाते हैं, बॉन्ड से निकल जाते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर होल क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है कंडक्ट होता है। और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। यानी एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड को छोड़कर वैलेंस बैंड को छोड़कर कंडक्शन बैंड में जा रहे थे। अब टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स भी उसके साथ शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अब कम वोल्टेजेस पे, यानी 3 वोल्ट के ऊपर अगर रिवर्स बायस में कंडक्शन कर रहा था तो हो सकता है वो अब 2.8 के ऊपर 2.8 वोल्ट के ऊपर ब्रेकडाउन अचीव हो जाए। तो
टेम्परेचर के साथ क्या है, रिवर्स इसका रिलेशन है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन जीनर ब्रेकडाउन एंड एवलांच ब्रेकडाउन। अब हम उसको समराइज करेंगे, दोनों को आपस में कंपेयर करके देखेंगे, जीनर ब्रेकडाउन को और एवलांच ब्रेकडाउन को। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप मटेरियल टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप मटेरियल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन थिन डिप्लेशन लेयर। तो थिन डिप्लेशन लेयर में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पी टाइप मटेरियल के वैलेंस बैंड से एन टाइप मटेरियल के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर्स डायरेक्शन में करंट जो है सडनली इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड फ्रॉम वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप मटेरियल टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप मटेरियल ड्यू टू इम्पैक्ट आयनाइजेशन। जब रिवर्स बायस होता है, कोई भी पीएन जंक्शन रिवर्स बायस होता है, तो उसका जो डिप्लेशन लेयर है वो काफ़ी वाइड हो जाती है, और उसमें से जब मिनॉरिटी चार्ज कैरियर उसको क्रॉस करते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट कर देते हैं, जिसको इम्पैक्ट आयनाइजेशन कहते हैं। तो एवलांच ब्रेकडाउन में इम्पैक्ट आयनाइजेशन हो रहा होती है। इम्पैक्ट आयनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होते हैं और करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है। Zener effect is observed below 8 volt. Avalanche effect is observed above 8 volts. Increase in temperature decreases the breakdown voltages. Zener breakdown में आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस कम हो जाते हैं। एवलांच में इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन वोल्टेजेस। तो ये पहले हम डिटेल से बता चुके हैं कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो एटम्स की वो बढ़ जाती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से जो ब्रेकडाउन वोल्टेजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है जीनर इफेक्ट अकर्स इन हाईली डोप्ड डायोड्स। जिस तरह हमने पहले बताया कि जीनर डायोड जो हैं ऐसे बनाए जाते हैं कि उनमें एन टाइप पी टाइप मटेरियल की हैवी डोपिंग की जाती है। एवलांच इफेक्ट अकर्स इन लाइटली डोप्ड डायोड्स आल्सो। तो आल्सो लिख देना चाहिए, बहरहाल बुक में ऐसे लिखा हुआ है। एवलांच डायोड जो है वो हैवी डोप में भी होता है और लाइटली डोप्ड में भी होता है, जबकि जीनर इफेक्ट जो है सिर्फ हाईली डोप्ड डायोड्स में होगा। आखिरी पॉइंट है आईवी कर्व इज़ नॉट, आईवी कर्व इज़ शार्प। जीनर डायोड की आईवी कर्व जो है वो शार्प होती है, यानी जो वोल्टेजेस इंडिकेटेड इन कर्व के अंदर उसी वोल्टेजेस पे उसका ब्रेकडाउन होगा, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन जो है इसकी आईवी कर्व जो है शार्प नहीं होती, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है ब्रेकडाउन वोल्टेजेस। तो ये था कुछ करेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड के। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ब्रिज रेक्टिफायर और हाफ वेव फुल वेव पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।